आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग पार्ट 6 क्लास 10 यह दंतुरित मुस्कान और फसल के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। इसके कवि नागार्जुन हैं। छायावाद के प्रमुख कवि आधुनिक काल के कवि नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ। इनका मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र था। इनका जो देहांत है वो 1998 में 1998 में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी ज्योतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा आदि हैं। इनकी सारी कृतियाँ नागार्जुन रचनावली में 7 खंडों में प्रकाशित हैं। इनकी जो भाषाएं हैं जिनमें ये रचना करते थे उसमें हिंदी तो है ही है, हिंदी के साथ में मैथिली, और मैथिली के साथ में इन्होंने बंगला और संस्कृत में भी कविताएँ लिखी हैं। तो चलिए इसके प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न अभ्यास में हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही सही तरीके से यह दंतुरित मुस्कान के प्रश्न अभ्यास और साथ ही साथ फसल के भी प्रश्न अभ्यास देखते हैं। यह दंतुरित मुस्कान में प्रश्न 1 है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बच्चे की निश्चल, निष्कपट व मनमोहक दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि इस मुस्कान को देखकर मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो सकता है। जीवन से निराश और हताश हो चुके व्यक्तियों में भी जीने की इच्छा जा सकती है। तो इस प्रश्न में हमको ऐसा लिखना है कि बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है उससे कभी ही क्या किसी के भी मन में क्या प्रभाव पड़ता है कि सबका मन जो है ना आनंद से भर जाता है और ऐसा लगता है कि जीने में बहुत ज़्यादा आनंद है और जीवन में एक नई अभिलाषा और इच्छा का जन्म होता है। प्रश्न 2 है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। इसका उत्तर है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होता है। पहला है कि बच्चे की मुस्कान सरल और स्वाभाविक होता है जबकि बड़ों की मुस्कान नियंत्रित होता है। दूसरा है बच्चे की मुस्कान स्वार्थ रहित होता है परंतु बड़ों की मुस्कान स्वार्थ से परिपूर्ण होता है। तीसरा, बच्चे की मुस्कान में मनमोहक आकर्षण होता है किंतु बड़े की मुस्कान में आकर्षण का अभाव होता है। तो बच्चे जो है ना निश्चल भाव से बिना किसी स्वार्थ के और स्वाभाविक रूप से मुस्काते हैं जबकि बड़े आवश्यकतानुसार अपने मतलब पूरा करने के लिए मुस्कान का उपयोग करते हैं। प्रश्न 3 है कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। बिंब माने किन किन तरीकों से उन्होंने बताया है। इसका उत्तर होगा कि कवि ने बच्चे के मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। इसमें पहला है कि इस सौंदर्य से मृतक में भी जान आ सकता है। दूसरा है कवि को लगता है कमल तालाब छोड़ उसकी झोपड़ी के आगे खिले हैं। तीसरा है ऐसा लगता है पत्थर पिघल कर बह रहे हों। और चौथा है बांस या बबूल से शेफालिका के फूल झर रहे हों। प्रश्न 4 है भाव स्पष्ट कीजिए। क है छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो देखिए, जलजात का मतलब होता है कमल। उत्तर है कि बच्चे के सौंदर्य को कमल फूल के समान मानते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कमल तालाब छोड़ उनकी झोपड़ी में खिल गए हों। 3 पंक्तियों में कवि ने बच्चे की खूबसूरती को कमल के फूल के साथ तुलना किया है। ख है छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। उत्तर होगा कि शिशु के स्पर्श के जादू का वर्णन करते कवि कहते हैं कि शिशु की स्पर्श मात्र से कठोर प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का हृदय उसी प्रकार पिघल जाता है जिस प्रकार बबूल और बांस से शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। तो कवि ने इन पंक्तियों में बच्चों के स्पर्श के जादू का वर्णन किया है। रचना और अभिव्यक्ति पे आ चुके हैं। प्रश्न 5 है कि मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। उत्तर है कि क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत और अनियंत्रित होता है। यह विरोध प्रकट करने का जरिया है। इससे माहौल में तनाव घुल जाता है। क्रोध के कारण दूसरों के साथ साथ खुद का भी नुकसान होता है। वहीं मुस्कान द्वारा व्यक्ति मन की प्रसन्नता व्यक्त करता है तो वातावरण में उल्लास भर जाता है। वह स्वयं तो खुश रहता ही है, साथ ही दूसरों के जीवन को भी खुशियों से भर देता है। तो देखिए, क्रोध और मुस्कान एक दूसरे के विपरीत हैं। मुस्कान से जहां वातावरण काफ़ी आनंदमय हो जाता है वहीं क्रोध से वातावरण में तनाव का संचार होने लगता है। क्रोध से हिंसा का जन्म होता है और मुस्कान से प्यार जन्म लेता है। प्रश्न 6 है कि दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसमें तर्क भी देना है, केवल उम्र नहीं बताना है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि दंतुरित मुस्कान कविता में वर्णित बच्चे के वर्णन से पता चलता है कि बच्चे की उम्र 6 महीने से साल भर की रही होगी। ये तो बच्चे का उम्र हो गया। और तर्क क्या दे रहे हैं कि इसी उम्र में बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं और वे अनजान लोगों को देखकर मुस्काने लगते हैं।
प्रश्न 7 है कि बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि कवि को पहचान न पाने के कारण बच्चा अपलक निहारता रहता है। बच्चे का दंतुरित मुस्कान देख कवि का हृदय हर्षोल्लास से भर जाता है। उन्हें ऐसा लगता है मानो कमल तालाब छोड़ उनके झोपड़ी में खिल गए हों। बच्चे के थकने के भय से कवि अपनी आंखें फेर लेते हैं, फिर भी बच्चा उन्हें तिरछी नज़रों से देखता रहता है। तो इसके उत्तर में जो हमने कविता में पढ़ा है कि जब बच्चा और कवि का मुलाकात होता है तो किन स्थितियों का जन्म होता है उसका वर्णन अपने शब्दों में करना है। इसके बाद हम लोग फसल पे आ चुके हैं। तो फसल में प्रश्न एक है कि कवि के अनुसार फसल क्या है। उत्तर होगा कि कवि के अनुसार फसल कई नदियों के पानी, अनेकों हाथों के कठिन परिश्रम, सूर्य प्रकाश, हवा और अनेकों प्रकार के मिट्टी से पैदा होने वाली वस्तु है। इसके अलावा फसल और कुछ नहीं है। तो हमने इसको अच्छे से समझा है कि फसल में पंच महाभूत तत्व होते हैं, इन्हीं से मिलकर फसल का जन्म होता है। प्रश्न 2 है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। उत्तर होगा फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व हवा, पानी, उपजाऊ मिट्टी, सूर्य प्रकाश और मानव का श्रम है। प्रश्न 3 है कि फसल को हाथों की स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि यह व्यक्त करना चाहता है कि फसल उगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी, पानी, हवा और सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके साथ मजदूरों और किसानों का अथक परिश्रम भी समान रूप से आवश्यक है। कवि के मन में किसान और मजदूरों के प्रति गहरा सम्मान है। तो हाथों की स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि अपना सम्मान प्रकट करना चाहते हैं उस कठिन परिश्रम को जो हर वर्ष फसल उपजाने के लिए किसान और मजदूर करते हैं। प्रश्न 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। क है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इसका उत्तर होगा कि इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि फसल सूर्य की ऊर्जा का रूपांतरित स्वरूप है तथा फसल के निर्माण में हवा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। रचना और अभिव्यक्ति पे आ चुके हैं। प्रश्न 5 है कि कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। इसमें प्रश्न का है कि मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे। इसका उत्तर है कि मिट्टी के गुणधर्म का अभिप्राय उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व और खनिज पदार्थों से है जो उसके उपजाऊ होने के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हीं के होने से अच्छी उपज होती है। इसमें ख है, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है। उत्तर है कि वर्तमान जीवन शैली के कारण मिट्टी में अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व, उर्वरक, कीटनाशक, प्रदूषित जल, प्लास्टिक आदि मिलाकर उसके गुणों को नष्ट कर उसे जहरीला बनाया जा रहा है, जिसका प्रभाव फसलों की गुणवत्ता और मात्रा पर नकारात्मक पड़ रहा है। ग है, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है। उत्तर है, अगर मिट्टी अपना गुणधर्म छोड़ देती है तो पृथ्वी में पेड़ पौधे और फसल नहीं उग पाएंगे, जिससे पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। घ है, मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। उत्तर लिखेंगे कि मिट्टी को स्वयं प्रदूषित ना करके तथा लोगों को मिट्टी प्रदूषण के संबंध में जागरूक करके हम उसके गुणधर्म को पोषित कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उपयोगी लगा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।